Recording in progress. हेलो, यस आवाज आ रही है ठीक ठाक? यस सर आ रही है। यस सर आ तो स्ट्रेट वायर के लिए कई सारे पीस बने। स्ट्रेट वायर का सबसे पहला पीस along the length of the wire, क्या फॉर्मूला बनाना इसका? N upon R, जनरल फॉर्मूला है G N upon R into R. इसके दो स्पेशल पीस बने थे। R is greater than G by R. R is very large. पॉइंट मास वाले बन जाएगा। दूसरा इसको इनफाइनाइट लॉन्ग वायर कर दिया जी लैम्डा बाय। अब इसमें बस ये ध्यान रखना ये सारी फील्ड टुवर्ड्स द वायर है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में तो प्लस लैम्डा तो अभी होता था, माइनस लैम्डा टुवर्ड्स, लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड में ये सारे फील्ड टुवर्ड्स द वायर, अट्रैक्टिव नेचर रहती है। ठीक है, तो फिर इसमें देखो जनरल केस आया था। जनरल केस के लिए क्या था? ई परपेंडिकुलर जी लैम्डा बाय आई sin थीटा 1 प्लस sin थीटा, ई पैरेलल जी लैम्डा बाय आई sin cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 2 माइनस cos थीटा। परपेंडिकुलर का मतलब वायर के परपेंडिकुलर, पैरेलल का मतलब वायर के। फिर इसमें चार केस बने थे है ना। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर को ऐसे बना देते हैं। लैम्डा इसकी लीनियर मास डेंसिटी, इसकी वजह से यहाँ पर जो फील्ड होगी आर इसका तो इधर आएगी टुवर्ड्स, तो क्या वैल्यू आएगी इसकी 2g लैम्डा बाय r, 2g लैम्डा बाय r। ठीक है, दूसरा केस क्या था? सेमी इनफाइनाइट वायर को हम ऐसे बना देते हैं लैम्डा, और यहाँ कहीं इसमें दोनों कंपोनेंट आए थे, परपेंडिकुलर वाला और पैरेलल। परपेंडिकुलर वाला टुवर्ड्स आएगा, पैरेलल वाला भी वायर की टुवर्ड्स, दोनों का रिजल्टेंट ये जी लैम्डा बाय आर, ये भी रूट टू जी लैम्डा बाय आर, ऐसे 45 डिग्री। ठीक है, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या थी इसमें? परपेंडिकुलर और फाइनाइट वायर। तो उसमें क्या खास बात थी? दोनों एंगल बराबर, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो यहाँ से कौन सा कंपोनेंट बचा है? और ये वायर की तरफ आए तो क्या फॉर्मूला बनेगा? ठीक है, और लास्ट केस क्या था इसमें? नॉट ऑन द वायर। ठीक है, इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनता है, ये वायर है ना, तो वायर पे ये तक है बी, ये और यहाँ पॉइंट है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे फील्ड अगर बताना तो इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा जब ये आर वाली लाइन होगी। ठीक है, तो ये एंगल जो होगा नीचे वाला ये थीटा 2 और ऊपर वाला एंगल थीटा। तो यहाँ फॉर्मूले बदल जाते हैं, माइनस का हो जाएगा माइनस ई पैरेलल टू थीटा। ठीक है, पर पैरेलल मतलब ऐसे परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर आएगा ये पैरेलल और ये ठीक है ना। तो ये पढ़ लिया था, इसमें कुछ एक सवाल कर लेते हैं। ये जो फॉर्मूले बनाए ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड तो क्वेश्चंस बन जाते हैं। वैसे तो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड वाले सारे सवाल कर सकते हैं, कुछ कर रहे हैं, कोई बात नहीं, रिवीजन हो गया। उससे कम पॉसिबिलिटी इसलिए बनेंगी, वहाँ तो कई बार प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा दोनों ले लेते थे,
लेकिन यह हमेशा प्लस ही होगा, माइनस नेगेटिव मास उसको करना। तो मास जो डेंसिटी लीनियर मास डेंसिटी, तो माइनस लैम्डा यहाँ नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो हो सकता है। तो जैसे ये स्थिति है, एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर ऐसे 90 डिग्री एंगल पर मूव, लीनियर मास डेंसिटी इसकी लैम्डा और से 90 डिग्री एंगल पर बैंड कर, ठीक है। तो अब ये जो कॉर्नर है यहाँ से आर डिस्टेंस पे यहाँ कहीं पॉइंट दिया जा रहा है, आर डिस्टेंस, इस पी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड at point P. Find gravitational field at point P. अब इसमें देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, यहाँ पे देखो। इस वाले पोर्शन के लिए इस पॉइंट को पता करें, कौन सा केस बन रहा है, along the length of the wire। देखो ध्यान से, ये जो पोर्शन इसकी लेंथ के along आ रहा है कि नहीं, ये और इनफाइनाइट भी है, तो याद करो along the length of the wire में इनफाइनाइट वाले के लिए क्या फॉर्मूला होता है, जी लैम्डा बाय आर, और टुवर्ड्स द वायर। तो इस पोर्शन की फील्ड यहाँ मैं देखो सही लिख रहा हूँ, जी लैम्डा बाय आर सबका। और ये जो पोर्शन है ये वाला, इसके लिए बताइए इस पॉइंट का कौन सा केस बन रहा है, सेमी इनफाइनाइट। देखो ध्यान दो, सेमी इनफाइनाइट के लिए दोनों कंपोनेंट ऑफ पैरेलल भी हो, परपेंडिकुलर। इस वायर पे पैरेलल तो ये होगा और परपेंडिकुलर लाइन तो ये रही। तो इस वायर की वजह से दोनों कंपोनेंट, वायर के पैरेलल वाला भी वायर की तरफ आएगा जी लैम्डा बाय आर, और वायर के परपेंडिकुलर वाला भी वायर की तरफ आएगा जी लैम्डा बाय आर। तो नेट फील्ड अगर यहाँ बतानी है तो कैसे आएगी, ये दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे, जी लैम्डा और ये जी लैम्डा बाय इनका रिजल्टेंट है ई, कितना आएगा ये जी 2 जी लैम्डा बाय आर का होल स्क्वायर प्लस जी लैम्डा बाय आर का होल स्क्वायर √5 जी लैम्डा बाय आर। तो इस सवाल में कौन से केस बनना है वो देखो आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। वर्टिकल जो पोर्शन है इस वायर का, उसके लिए कौन सा केस बनना है, अलोंग द लेंथ, और अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर में भी कौन सा सेकंड वाला है, सेकंड केस इनफाइनाइट। इसके लिए कौन सा केस बनना है तुम्हें, ठीक है। तो ये सबकी फील्ड यानी इस पोर्शन के अलग लिख लिया, इस वाले पोर्शन के दोनों कंपोनेंट अलग लिख दिए और टेबल को रिजल्ट, ठीक है। और कर लेते हैं इसको बस। जैसे मान लो ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर ऐसे मेरा इनफाइनाइट, तो यहाँ पर ये इसका बी वाला एंड है, ए वाला एंड एट इंफिनिटी ऐसा है, ठीक है। ये बी वाला एंड यहाँ इससे नीचे वायर नहीं है, लेकिन ऊपर इंफिनिटी का है। और जिस पॉइंट को फील्ड बतानी है वो पॉइंट को ऐसे ठीक है। यहाँ से बी वाले एंड से आर डिस्टेंस पर है, और ये जो एंगल है पूरा ये 120 डिग्री, ऐसा डायग्राम बना लेंगे। कितना इंफॉर्मेशन दी है, ये तो गिवन इंफॉर्मेशन। सवाल नंबर फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट P। ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट, तो मुझे बताइए हम इस वायर के लिए पी पॉइंट पर फील्ड बताएंगे तो कौन सा केस आ रहा है, परपेंडिकुलर नॉट होगा। तो देखो पहले तो इसे एक्सटेंड कर देंगे और इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस पे, ये एंगल 120 है, ये 60 बचेगा, ये 90, तो ये एंगल कितना होगा 30।
ठीक है, और ये r है तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, r cos 30 √3/2, सही है, परपेंडिकुलर। अब बताइए इसके लिए यहाँ दो कंपोनेंट आएंगे, एक पैरेलल वाला और एक परपेंडिकुलर वाला। ये की पैरेलल और ये की परपेंडिकुलर। तो क्या फॉर्मूला होता है ई परपेंडिकुलर, लैम्डा बाई आर। अब आर क्या होता है, आर होता है परपेंडिकुलर लेंथ, लेकिन सवाल में इसे आर दिया तो फॉर्मूले में जो आर लिखना है वो आर लिखो या √3r/2 लिखो, √3r/2 साइन थीटा 1 ये तो थीटा 2 है 30, थीटा 1 कहाँ मिलेगा जाके इंफिनिटी, तो थीटा 1 क्या है सवाल में 90 और थीटा 2 30, तो साइन 90 माइनस ई परपेंडिकुलर कितना हो रहा है 1 माइनस 1/λ जी लैम्डा बाई √3। जैसे ई पैरेलल कैलकुलेट करेंगे जी लैम्डा बाई √3r/2 और cos थीटा 2 cos 30 माइनस cos 2, तो ई पैरेलल है जी लैम्डा बाई r, तो नेट फिट हो जाएगी रूट ऑफ जी लैम्डा बाई √3r² प्लस जी लैम्डा बाई r²। पहला ठीक है, तो बस हमें ये चेक करना पड़ता है कि इसमें कौन सा केस रखना है, कौन सी पॉसिबिलिटी रखना है, उसी का फॉर्मूला है। केस 1 से लेकर केस 4 तक भी हमने डिस्कस किए थे, वो सारे अपने आप में फॉर्मूले की तरह काम करता है। जैसे वायर को ऐसे इस तरह से बेंड करके स्क्वायर बना सकते हैं। लैम्डा लीनियर मास डेंसिटी का वायर है और इसको बेंड कर दिया और स्क्वायर बनाया ना, और ये साइड लेंथ रही होगी इसकी एल साइड लेंथ, तो इस स्क्वायर का सेंटर आप ढूंढ सकते हैं ऐसे तो कैसे लीनियर मास डेंसिटी इसकी लैम्डा है, ठीक है, और लैम्डा लीनियर मास डेंसिटी का जो वायर है उसमें मान लीजिए एक स्क्वायर बना दिया। सवाल ये है फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड एट सेंटर, फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड एट सेंटर। तो ये चारों साइड है, हर एक साइड की वजह से यहाँ फील्ड आएगी। जैसे ये वाली साइड है इनको नाम रख सकते हैं ए बी सी डी। ए बी जो पोर्शन है ध्यान से, ए बी पोर्शन की वजह से यहाँ फील्ड पता करेंगे तो कौन सा केस बनेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, फाइनाइट लेंथ का वायर है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंगल हो जाएगा थीटा लेकर 45 डिग्री। तो इस वाले पोर्शन की वजह से वो पॉइंट पे जो फील्ड आएगी वो वायर के परपेंडिकुलर वाली सी डी आएगी ना, जो भी आए बोलिए। जैसे ए बी के सामने में सी डी है उसकी वजह से जो फील्ड आएगी वो इधर आएगी इसकी तरफ परपेंडिकुलर। बीसी वाले पोर्शन के लिए फिर से वही केस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसकी फील्ड ऐसे आएगी और इस वाले तो क्या ये चारों फील्ड मैग्नीट्यूड में एक जैसी होंगी और डायरेक्शन में आमने सामने कैंसिल करने में, व्हाट इज नेट फील्ड एट सेंटर, ठीक है। अब इसमें कौन सा केस बना हुआ है वो समझिए, परपेंडिकुलर, क्लियर। अच्छा अब ध्यान से समझना, अगर मैं इन चारों में से कोई एक पार्ट को कट कर दूं, यहाँ से हटा दूं, ये हटा दूं ऐसे तीन साइड बना लीजिए, अगली फील्ड जीरो होगी
और सर ए बी की फील्ड आएगी, ये गैप बना दी, तो ये तो अभी भी कैंसिल होंगे, ये बची रह जाएगी क्या? कौन सी वाली? ये। इसे कैंसिल करने के लिए तो ये जो फील्ड होगी ये आंसर हो जाएगा, क्या होगा बना लो डायग्राम। उसके लिए ये फॉर्मूला लगेगा, सी लैम्डा बाई आर 2g लैम्डा बाई आर साइन थीटा, ये तो होता 2g लैम्डा, आर के लिए तो क्या लिखना है, एल बाई आर, ये होता है एल बाई 2 इंटू थीटा कितना 2g लैम्डा बाई एल थीटा, हम लिखो साइन कॉस का 1/2 डायरेक्शन नजर आई गई होगी। मास का डिस्ट्रीब्यूशन अगर लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लैम्डा वाली जो डेंसिटी होती है तो उसमें एक कांस्टेंट वायर की फील्ड पढ़ने वाले, दूसरा बताया था रिंग की फील्ड, ठीक है। अब लिखेंगे नेक्स्ट में ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू रिंग। रिंग का मास भी लेंथ में होगा या एरिया में होगा? लेंथ में, वो भी लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। आर रेडियस की रिंग की लेंथ जान दो 2 पाई आर, तो मास जो होगा वो 2 पाई आर लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ग्रेविटेशनल फील्ड रिंग की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड दो जगह का पता करना है, एक तो उसके सेंटर पर और एक एक्सिस, दो ही कोऑर्डिनेट है। ये रिंग बनाते हैं, सेंटर सी, रेडियस उसकी आर, सेंटर सी, मास उसका एम। तो लैम्डा इसके कैसे लिखना है? m by 2। वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो जाता था ये Q/2 पाई, Q चार्ज 2 पाई आर लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट होता है, m मास 2 पाई आर, ठीक है। तो आगे क्या मैं इस रिंग को ध्यान देना, क्या इस रिंग को छोटे छोटे dm छोटे छोटे पॉइंट मास से मिलकर बनी हुई मान सकता हूँ। तो ये देखो पॉइंट मास है यहाँ छोटा dm, तो इस dm पॉइंट मास की वजह से सेंटर की जो फील्ड आई ऐसे टूवर्ड्स लगाएंगे DE, ये dm पॉइंट मास है, इसके ठीक सामने एक और dm मास होगा ऐसे, इसकी फील्ड इसकी तरफ आ जाएगी D, कौन सी ज्यादा होगी? यहाँ dm मास लेंगे तो उसके ठीक सामने एक और dm मास होगा, उनकी भी कैंसिल होगी, सब की कैंसिल हो रही है कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगी, ठीक है। अब देखो इसमें छोटा सा सवाल बन जाता है, जैसे ये रिंग इसके लीनियर नॉन डेंसिटी लैम्डा और इसमें से एक छोटा सा पोर्शन कट कर देंगे, इनके सेंटर यहाँ से डीएल लेंथ बहुत छोटी लेंथ का पोर्शन है, कट करते हैं। अब बताओ, अब सेंटर पे जो फील्ड आएगी वो जीरो आएगी या नॉन जीरो? रीजन समझ गए? ये यहाँ कट किया है, इसके ठीक सामने इधर जो पीएल लेंथ होगी, इसका जो पीएल मास होगा, इसकी फील्ड आएगी कि नहीं इधर पीएल? अच्छा, बाकी जितने भी पीएल वो तो सब कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन ये जो पीएल है इसके सामने हटा दिया हमने, कुछ है ही
तो ये फील्ड बची रह जाएगी जो यही होगी नेट फील्ड यहाँ पे। और कैसे पता करेंगे कि को जी एम अपॉन आर, पॉइंट मास का फॉर्मूला लगा देंगे। पॉइंट मास का फॉर्मूला क्या होता है? जी एम बाई आर स्क्वायर। लेकिन एम की जगह पे क्या होगा? डी एम, छोटा सा मास डिवाइडेड बाई आर को ये स्ट्रिंग को लेके रखिए। अच्छा डी एम की वैल्यू देखो मैं सही लिख रहा हूँ, देखो जो लेंथ ये है डी एल, इतनी ही लेंथ ये होगी कि जी समझिए। यस सर। डी एम का मतलब हमें क्या पता करना? डी एल लेंथ का मास। तो लैम्डा क्या होता है? पर यूनिट लेंथ का मास। डी एल लेंथ का मास कितना हो जाएगा? लैम्डा इनटू डी। तो ऐसे लिखा ये आ गई, ये जीरो नहीं होगी। कुल मिलाकर के बात ये है, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कंप्लीट रिंग होगी उसके सेंटर का फील्ड जीरो होगी, लेकिन उसमें से कुछ पोर्शन काट दिया जाए तो जीरो नहीं होगी। जैसे अभी मैंने छोटा सा पोर्शन काटा था और इसमें से बड़ा पोर्शन कट करते हैं तो भी जीरो नहीं होगी। रिंग को आधा रहने दें तो भी जीरो नहीं होगी। 1/4 रह जाए, कोई भी आर्क रह जाए तो रिंग का कोई भी आर्क ले लिया जाए तो उस आर्क की वजह से सेंटर को कुछ फील्ड आएगी कि नहीं? यस सर। तो उसका फॉर्मूला 2k लैम्डा बाय r sin अल्फा। जैसे ये तो कंप्लीट रिंग की बात होगी। अब मैं लिख रहा हूँ सेंटर की बात चल रही और एन आर समझो, ये है आर, ये रहा इतना सा पोर्शन है, ये सिलेंडर और ये यहाँ पे सेंटर होगा इसको, ये इसी रिंग में से कट किया गया पार्ट, ये रहा सेंटर, रेडियस इसे आर, लीनियर डेंसिटी की बात, ये सब तो कंप्लीट रिंग रही होगी ऐसे, उसमें से काट के ये पोर्शन आता है। तो ये रिंग का आर्क है कि नहीं? अब ये आर्क देखो सेंटर पे कुछ एंगल बनाए हुए हैं, तो पूरा एंगल मान लो अल्फा है, तो क्या मैं ये सिमेट्री वाली लाइन बना सकता हूँ? ये तो इधर एंगल कितना बचेगा? इधर भी। अब इस सेंटर पर जो फील्ड आएगी इस पोर्शन की वजह से वो फील्ड इस सिमेट्री वाली लाइन में आएगी, सिमेट्री से पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में तो ये होता है जो प्लस लैम्डा है तो आगे आती थी फील्ड, माइनस लैम्डा है तो टुवर्ड्स, लेकिन ये तो टुवर्ड्स ही आएगी, इस लाइन में आनी। तो किसी भी आर्क की वजह से सेंटर की जो फील्ड आती है उसकी डायरेक्शन समझो, कौन सी लाइन में आनी? लाइन, इधर अल्फा बाई 2, इधर अल्फा, समझ गए? और डायरेक्शन किधर होगी? टुवर्ड्स। तो इसका फॉर्मूला होता है P इक्वल टू 2g लैम्डा बाई r sin टर्मिनल ये ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला क्या बना हुआ है बता सकते हैं? इसके लिए बना हुआ है लैम्डा बाई r sin के लिए कोई g आता है। अच्छा क्या इसी फॉर्मूले से अगर मैं अल्फा की अल्फा पूरा एंगल ले पूरा पूरा एंगल, अगर मैं अल्फा की जगह पे 180 डिग्री रख दूं तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा, लेकिन रिंग कौन सी बनना है समझिए? हाफ रिंग सेंटर पे कितना एंगल बनाती है? 180। हाफ रिंग की अगर प्लेट बनाएंगे ये हाफ, और ये सेंटर ये सिमेट्री वाली है, इस लाइन में ऐसे तो इसमें अल्फा कितना रखेंगे? 180 बाई 2 90 sin 91 2g ये हाफ रिंग, ठीक है। डायरेक्शन समझ आ रही है? ये सेंटर कौन सी लाइन में? सिमेट्री वाली, सिमेट्री समझ रहे हो? इस हाफ रिंग को दो बराबर अच्छा इसमें अल्फा अगर 90 डिग्री रख देंगे वो कौन सी रिंग होगी?
143 अरे तो लिखना है 143 डायग्राम भी बनाओ डायग्राम के साथ आंसर लिखो 143 143 के लिए अल्फा बता दो 9 तो कैसी स्थिति बदलेगी वैसे बना सकते हो 143 देखो सही बनाइएगा हम 143 सबसे पहले तो डायरेक्शन बनाओ कौन सी डायरेक्शन माननी वो लाइन बना सकते हैं सिमेट्री वाली कैसे आएगी दो बराबर इधर 45 इधर 40 ये सेंटर देखो जरा सही बना रहा हूँ तो डायरेक्शन ठीक हो ये एंगल कितना बचेगा तो क्या वैल्यू आनी है इसकी हाफ रिंग 143 ये कॉमनली यूज होने वाले बाकी तो कोई भी आर्क हो सकता है या 60 डिग्री भी हो सकता है रख देंगे 60 डिग्री यार फालतू है इलेक्ट्रिक फील्ड से ये आसान क्यों है इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉसिबिलिटी देखनी पड़ेगी ये प्लस लैम्डा है तो ये अवे हो जाता है माइनस लैम्डा है तो रिवर्स फॉर्मूला यही है ठीक है इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है और इसको ऐसे मोड़ दिया इनफाइनाइट लॉन्ग वायर इसकी लीनियर मास और इसकी लैम्डा एसी वायर है पूरा इसको बीच में से मोड़ दिया आधी रिंग बना दिया साइड से यहाँ से है ना बीच में से मोड़ के ये क्या बना दिया इसका सेंटर ये रहा और ये इसका डायमीटर होगा रेडियस अरेंजमेंट समझ में आ गया कि अब ये जो सेंटर है यहाँ फील्ड बताएंगे ग्रेविटेशन फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड है सेंटर सी ग्रेविटेशनल फील्ड एट सेंटर सी और देखो ये स्ट्रेट वायर और रिंग दोनों का मिला जुला सवाल है इस पोर्शन के लिए ये जो पोर्शन है स्ट्रेट वायर इसके लिए कौन सा केस बनना है देखो इस स्ट्रेट पोर्शन के लिए फील्ड यहाँ सेंटर पे ऐसे आएगी टुवर्ड्स जी लैम्डा बाय याद आ गया और ये वाला जो स्ट्रेट पोर्शन है इसके लिए भी अलोंग का है इसकी फील्ड जी लैम्डा बाय तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे सहमत है और हाफ रिंग की फील्ड देखो इस लाइन में आएगी इधर ऊपर या नीचे रिंग की तरफ कितनी ये तो दोनों कैंसिल हो गए तो आंसर क्या बचेगा और ये तो इसमें स्ट्रेट वायर वाला केस भी काम आ रहा है और आप रिंग भी आ रही है फाइनल आंसर क्या है अगर मान लो ऐसा कर इसमें देखो थोड़ा चेंज कर देंगे इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है हमारे पास उसको मोड़ के कैसे रख दिया और ये स्ट्रेट पोर्शन फिर आधी रिंग और फिर ये सीधा चला पिछले वाले केस में इसमें अंतर समझ में आ गया सवाल फाइंड ग्रेविटेशन फील्ड एट सी
अब करो कोशिश। तो ये जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है इसको ऐसे ऐसे आएगी सर। कौन सा केस बनना है इसके लिए? जी लैम्डा बाई और हाफ रिंग का तो पता ही इधर जी लैम्डा बाई। और ये जो पोर्शन है इसके लिए कौन सा केस बनना है? सेमी इनफाइनाइट। इस पोर्शन की यहाँ फील्ड दोनों कंपोनेंट आएंगे। वायर के परपेंडिकुलर वाला जो तो वायर के परपेंडिकुलर वायर की तरफ ही आएगा, वो पैरेलल वाला भी इस वायर की तरफ आएगा। तो जी लैम्डा बाई क्या, तो ये दोनों तो खत्म हो गए, तो इन दोनों में कौन जीतेगा? ग्रेड फील्ड के बचे जी लैम्डा बाई यहाँ से, ठीक है। इसमें भी देखो स्ट्रेट वायर वाला। अच्छा अब थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा कि हमने केस 1 केस 2 केस 3 केस 4 बनाया, वो सब फॉर्मूले हैं कि सारे काम आ रहे हैं इस तरह से। स्ट्रेट वायर के सारे केस वाले जो फॉर्मूले हैं वो याद होनी चाहिए, और रिंग के भी याद होनी चाहिए। जैसे एक और सवाल करेंगे, इसको देखो ऐसे नोट किया, एक ही वायर है लैम्डा ऐसे नोट कर बीच में जो पार्ट है वो समझ गए क्या है? कौन सी रिंग है? ये है सेंटर रेडियस इज द आर फाइंड ग्रेविटेशन फील्ड है सी। ठीक लगा। ये जो स्ट्रेट पोर्शन है वाला हॉरिजॉन्टल वाला, इसके लिए कौन सा केस बनना है? अलोंग द लाइन। तो इस वाले पोर्शन में ये यहाँ जो फील्ड है इसकी तरफ है जी, और ये जो पोर्शन है इसके लिए वैसा ही जी। और ये जो 1/4 रिंग है इसकी देखो ये सिमेट्री वाली लाइन होगी, इस लाइन में ऐसे आएगी क्या √2, और इन दोनों और इसका जो रिजल्टेंट वो आंसर होगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर ही आएगा कितना √2 और टोटल आ जाएगा जी। डायरेक्शन ये रहेगी और ये तो रिंग की वजह से ग्रेविटेशन फील्ड सेंटर पे क्या होती है वो देख लिया आपने एट सेंटर। पहली हेडिंग ये तो थी, अब दूसरी हेडिंग लिखो एट एक्सिस ऑफ रिंग। रिंग की एक्सिस पे अब देखो रिंग का वो डायग्राम बनाएंगे जिसमें एक्सिस नजर आए।
ऐसा डायग्राम अगर रेड का बना, ये सेंटर है, तो इस लाइन को कैसे रेड, सेंटर हो एम मास में आर स्क्वायर को ऐसे रख दिया बोर्ड के प्लेन को परपेंडिकुलर। इस रिंग का आधा पोर्शन ये वाला पोर्शन हमारी तरफ है और ये जो डॉटेड वाला पोर्शन बोर्ड के पीछे। समझिए रिंग कैसे रखेंगे ये समझ। अच्छा रिंग को ऐसे कैसे रख दें तो एक्सेस नजर नहीं आएगी, एक्सेस ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि ये लाइन एक्सेस है, एक्सेस को कोई पॉइंट बताना हो तो कर नहीं पाएगा, इसलिए हमने रिंग को ऐसे। अब ये एक्सेस नजर आ गई तो इसी पर कहीं पॉइंट लेना है, तो यहाँ से पॉइंट लेना सेंटर से एक्स इस पर पीटीडी कर देंगे। ग्रेविटेशनल तरीका देखो वही है, क्या हम इस पूरे रिंग को छोटे छोटे जो पॉइंट मास दिए उनसे मिलके बदली मान सकते हैं। बहुत सारे डीएम 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 मास होंगे इसके, तो सबसे ऊपर वाला जो टॉपमोस्ट डीएम मास है ये बोर्ड के प्लेन में होगा, और सबसे नीचे वाला डीएम मास ये भी बोर्ड के प्लेन में, बाकी सब हमारा होंगे नहीं। ऐसे इमेजिन करो रिंग ऐसे रखो, तो सबसे ऊपर वाला बोर्ड के प्लेन में और सबसे नीचे, इन दो से इधर को हम आइडिया लगे। तो इस डीएम मास की वजह से पी पॉइंट में जो फील्ड आएगी डीई उसकी डायरेक्शन में सही बदलाव आने लगते हैं टुवर्ड्स द मास नहीं, और सबसे नीचे वाला जो डीएम मास है उसकी जो डीई फील्ड आएगी उसकी डायरेक्शन सही बनाएगी हमारे लिए, है ना। और डीई की वैल्यू कैसे ढूंढेंगे, जी डीएम अपॉन आर स्क्वायर प्लस यानी ये जो डिस्टेंस कितनी होगी रूट स्क्वायर कर देंगे, रूट बढ़ जाएगा। पॉइंट मास का फॉर्मूला लगाया है डीएम बाई आर स्क्वायर। अब देखो ये जो डीई है ये मान लो एंगल थीटा है और ये एक्सिस के परपेंडिकुलर डी cos थीटा डी sin थीटा, डी cos थीटा डी sin कौन से कैंसिल हो रहा है, समझिए। तो क्या हमें ये आइडिया लग रहा है कि इस पी पॉइंट पे फील्ड जो भी आएगी वो आएगी एक्सिस के पैरेलल, कौन से कंपोनेंट कैंसिल हो रहे हैं वो सब हो जाएंगे, सबसे ऊपर वाला डीएम सबसे नीचे वाला डीएम, इन दो से हमें आइडिया लग गया। लेकिन कोई भी डीएम मास ले लो उसके ठीक अपोजिट एक और डीएम होगा कि नहीं, तो उन सबकी कौन से कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे हमेशा, तो जो भी फील्ड आएगी उसकी डायरेक्शन पता चलिए हमें क्या आएगी along the axis। So along the axis means towards the center या away from the center, ये फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। और इस फील्ड की वैल्यू देखो मुझे 5 से मिल गई, किसके इंटीग्रेशन से, डी cos थीटा sin किन्होंने ले रहे डी cos थीटा जो आएगा उनको और इंटीग्रेट कर देंगे काम करेंगे कैसे हो जाएगा ये जी इंटीग्रेशन डी की वैल्यू जी डी एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। cos थीटा देखो क्या रख रहा हूं बेस अपॉन समझिए। अब देखो जी और x के गिवन पॉइंट के लिए x तो कांस्टेंट हो जाएगा, डी एम अंदर रह जाएगा, बाकी सब चीजें जी x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 बन जाएगा। और इंटीग्रेशन के अंदर डी एम का इंटीग्रेशन होगा, डी एम सब ऐड कर दिए हैं तो रिंग का टोटल मास नहीं बन जाएगा। क्या आंसर आ गया gmx अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 2। ये डायरेक्शन क्या होगी इसकी टुवर्ड्स द। अच्छा कोई भी नहीं पॉइंट हम इधर लेंगे, यहाँ की वैल्यू ये है कि वो डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स, कहीं भी ले लो एक्स इधर ले लो, एक्स तो गिवन होगा, एक्स क्या है सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस। नेक्स्ट डिस्टेंस
ठीक है, ये फॉर्मूला चल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या बना भाई, k q x अपॉन r स्क्वायर। लेकिन उसमें दो बातें देखनी पड़ती थी। फील्ड आगे दोबारा अगर ये चार्ज पॉजिटिव होगा तो आएगी अवे, और नेगेटिव होगा तो वैल्यू यही रहती है, k q x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3। अब देखो किस फॉर्मूले की स्टडी करनी पड़ती है। ये जो फॉर्मूला है इसकी थोड़ी सी स्टडी करते हैं, उसके फिर सवाल बन जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी बनाते हैं, यहाँ भी बन जाएगा। एक्सिस पे जो फील्ड आ रही है जी एम एक्स अपॉन आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर पावर, इसमें देखो केस हुआ एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 0 का मतलब समझो एक्स सेंटर पे ही है, इसमें एक्स 0 रखेंगे तो फील्ड क्या जाएगी, आने भी चाहिए, ये पता था मुझे। एक्स 0 रखते अपन सेंटर पर पहुंच जाएगा ना, और सेंटर पर हो जाती है फील्ड 0। एक्स वेरी लार्ज इज कंपेयर्ड टू आर। इसको देखो ऐसा कह देते हैं दोनों बातें जस्टिफाई हो जाएंगी। सेंटर से बहुत ज़्यादा दूर चले जाएं, जिस डिस्टेंस पे हमें फील्ड बतानी है वो डिस्टेंस रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, तो उसे बोर्ड में कैसे कहेंगे, फार अवे फ्रॉम सेंटर। मैथमेटिकली कैसे कहेंगे, एक्स इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू आर। दोनों बातें लिखी तो एक्स अगर बहुत ज़्यादा है तो यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर के कंपैरिजन में आर स्क्वायर को नेगलेक्ट कर दिया, नीचे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 एक्स क्यूब, एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, जी एम अपॉन इसके जैसा फॉर्मूला आ गया पॉइंट मास है ना। पॉइंट मास की डेफिनेशन भी ये होती है, डिस्टेंस इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू साइज। रेडियस का क्या मतलब होगा, साइज। रिंग का जो साइज है रेडियस, उसके कंपैरिजन में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो रिंग को क्या मान सकते हैं, पॉइंट मास की तरह या पॉइंट चार्ज की। इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट चार्ज नहीं। ये समझ में आ गया। तीसरा पेज देखो, एक्स इज वेरी लेस एज कंपेयर टू आर। इसको बोल सकते हैं वेरी क्लोज टू सेंटर, वेरी क्लोज टू सेंटर। बोलने में कैसे बोलें, और मैथमेटिकली एक्स वेरी लेस एज कंपेयर टू आर, सेंटर के आसपास वाले पॉइंट की बात करें। और क्या होगा, क्या लाइन लेते हो, एक्स स्क्वायर, तो नीचे बचेगा आर क्यूब, तो फॉर्मूला बनेगा जी एम अपॉन आर क्यूब के अलग रख दो इनटू लीनियर वेरिएशन, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है e प्रोपोर्शनल टू x, यानी सेंटर के आसपास फील्ड का वेरिएशन y इक्वल टू mx जैसा हो, स्ट्रेट लाइन जैसा है ना, लीनियर वेरिएशन। सेंटर के आसपास होंगे तभी ऐसा, बहुत दूर चले जाएंगे तो लीनियर वेरिएशन नहीं होगा, तो ऐसा फंक्शन है x ऊपर भी नीचे। ये x को अगर इंफिनिटी कर दो, x इक्वल टू इंफिनिटी, x इक्वल टू इंफिनिटी इसका भी पॉजिटिव रखें या इसमें रखें, इंफिनिटी बहुत दूर आएगा या बहुत नजदीक आ जाएगा, उसमें तो रख नहीं सकते मैथ के स्टूडेंट आप, इसमें रख सकते हैं इंफिनिटी। इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी क्या करोगे फिर, लिमिट वगैरह पढ़ी है कभी, नहीं पढ़ी, तो या तो लिमिट से कर लो या फिर सीधा इसमें x इंफिनिटी कर लो। इसमें रखेंगे x इंफिनिटी तो डिनोमिनेटर इंफिनिटी, तो फील्ड 0 पता भी हमें, इंफिनिटी का जाकर फील्ड 0, ठीक है। अब देखो x की पूरी रेंज आ गई है, सेंटर पे होंगे तो x क्या होगा
जीरो, और इन्फिनिटी पे जाके एक्स इन्फिनिटी होगा, तो सेंटर पे फील्ड कितनी है, और इन्फिनिटी का फील्ड। अगर हम रिंग की एक्सिस का सेंटर से लेके इन्फिनिटी तक जाते हैं तो फील्ड जीरो से शुरू हो रही है, जीरो पे खत्म हो रही है। तो मैथ क्या सिखाता है, बीच में एक जगह जरूर आई होगी ना मैक्सिमम, यानी जीरो से पहले बड़ी होगी और फिर कम होनी चाहिए। तो वो जगह कैसे ढूंढ सकते, प्लस माइनस फंक्शन है ये वाला, इसको अगर हम x में डिफरेंशिएट कर दें और इक्वल टू जीरो, याद है मैक्सिमम मिनिमम, तो इसको डिफरेंशिएट करके जीरो कर लेंगे तो x की वैल्यू आएगी, क्या आती है प्लस माइनस r, प्लस माइनस इसलिए आ रहा है एक सेंटर के इस साइड पॉइंट होगा, एक साइड दोनों साइड होगा, ठीक है। तो ये x की कौन सी वैल्यू है, जहाँ फील्ड मैक्सिमम है, मतलब एट x इक्वल टू प्लस माइनस r बाई एट x इज इक्वल टू प्लस माइनस r बाई रूट टू, ग्रेविटेशन फील्ड इज मैक्सिमम, ठीक है। यस, तो अब इसका ग्राफ बना पाएंगे, ये पूरी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर देगा, क्या ग्राफ करते हैं ग्रेविटेशन फील्ड का पोजीशन x के साथ। तो ये रिंग है, पहले अपन साइन का ध्यान रखें, ये रिंग है m मास है, तो इस साइड फील्ड ऐसे आएगी और इस साइड फील्ड ऐसे आएगी, फील्ड की डायरेक्शन सही बनाएंगे। और ग्राफ बनाने के लिए वो कह रहे हैं कि ये जो सेंटर है मान लेना x इक्वल टू जीरो, और ये x एक्सिस है, और ये साइड हमें पॉजिटिव लेनी, कौन सी डायरेक्शन, राइटवर्ड, राइटवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हुए देखो ग्राफ बनना, ये है x और ये है e, x इक्वल टू जीरो पे जीरो, ग्राफ ओरिजिन से शुरू होगा, सहमत है। अगर हम इस साइड चलेंगे, इस साइड पर, तो कितने लोग सहमत हैं कि फील्ड नेगेटिव होगी, क्यों, फील्ड के बारे लेफ्ट वर्स, और हमने पॉजिटिव किसे ले रखा है, तो ये ग्राफ इस साइड नीचे जाएगा या ऊपर, नीचे, क्या लिखूं, ठीक है। अब इधर आ जाओ, इधर अगर जाएंगे तो ग्राफ कैसा जाएगा, पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव, फील्ड किधर है, राइट वर्स, इधर क्या लिखा जाएगा। अब ध्यान देना जरा, मैंने थोड़ी सावधानी रखनी, आप भी रखना, यहाँ ओरिजिन के आसपास थोड़े से रीजन में ये ग्राफ लगभग स्ट्रेट लाइन बनाना, क्यों कह रहा हूँ मैं सर, सेंटर के आसपास देखो जो लीनियर फंक्शन, फिर उसके बाद कर्व हो जाएगा। मुझे बताओ दोनों ग्राफ ऊपर क्यों नहीं बना रहे, जैसे ये ऊपर इसको ऊपर क्यों नहीं बनाते, डायरेक्शन का अंतर रहेगा ना, ये यहाँ मैक्सिमम हो गई, ये भी मैक्सिमम ही है लेकिन डायरेक्शन अलग हो गई, ये भी मैक्सिमम डायरेक्शन का थोड़ा ध्यान, और ओरिजिन के आसपास इस ग्राफ का बहुत छोटा सा पोर्शन स्ट्रेट लाइन होगा, लीनियर होगा, y इक्वल टू mx, नहीं समझे, कहाँ y इक्वल टू mx, ये y इक्वल टू ये ग्राफ है लीनियर होगा, कहाँ पर सेंटर के आसपास। इसका देखो बड़ा कॉमन सा एक सवाल बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जान कर सकते हैं, ये है रिंग, ये रिंग का सेंटर, इसकी एक्सिस,
रिंग का मास है कैपिटल M, प्लस कैपिटल रिंग अपनी जगह पे फिक्स है। अर्थ की कोई ग्रेविटी वगैरह नहीं, जैसे कहते हैं ग्रेविटी फ्री स्पेस, अर्थ वाली ग्रेविटी नहीं लेना, ये mg वाला फोर्स होता है वो नहीं लेना, फिर g इक्वल टू 0 लिख लेना साइड में, ग्रेविटी फ्री स्पेस है, रिंग अपनी जगह पे फिक्स है, ठीक है। अब हमारे पास एक पार्टिकल है, छोटा सा पार्टिकल जिसका मास है m नॉट। अब ये m नॉट मास का पार्टिकल इस रिंग के सेंटर पर रख दिया है। सबसे पहले तो मुझे बताओ इस छोटे से मास को, पार्टिकल m नॉट मास का, इस पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा? 0। क्यों? m ये लगेगा नहीं? यस सर। तो जहाँ ये m नॉट मास लगा है वहाँ रिंग में कितनी फील्ड प्रोड्यूस कर रही है? तो क्या मैं कह सकता हूँ एट सेंटर m नॉट मास इज इन इक्विलिब्रियम? यस सर। नहीं? यस सर। और रिंग अपनी जगह पे फिक्स है। अब मैं क्या करता हूँ m नॉट मास को थोड़ा सा उठा के यहाँ ले जाके यहाँ ले गए और यहाँ जाके छोड़ा, क्या होगा? सेंटर की तरफ से ये आ जाएगा। क्यों आ रहा है वापस सेंटर? इस जगह पे रिंग की फील्ड ऐसे आएगी और जिधर रिंग की फील्ड आएगी उधर ही फोर्स लग जाएगी। ये तो पॉजिटिव होगा मास, तो क्या यहाँ छोड़ने के बाद ये दौड़ के आएगा उधर रुक जाएगा यहाँ तक स्पीड आ गई हो तो इसे क्रॉस करके फिर उधर जाएगा, लेकिन फोर्स उधर लगेगा, रिटार्ड होते होते तो यहाँ रुक जाएगा, फिर वहीं पड़ा रह जाएगा, वापस आएगा, फिर वापस आएगा। ये ऑसिलेशन करेगा कि नहीं? ये समझे ऑसिलेशंस समझ में आ रहे हैं कि नहीं? क्यों कर रहा है ये ऑसिलेशंस? ये वाली जो इक्विलिब्रियम है, इस इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब किया तो वापस अगर ये लौट के नहीं आता वहीं रह जाता है या भाग जाता होता तो फिर ऑसिलेशंस, ठीक है। तो सवाल अपना देखो वही जाना पहचाना, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन। स्मॉल ऑसिलेशन को हाईलाइट करना और मुझे बताना इसका टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन। और स्मॉल ऑसिलेशन का मतलब छोटे ऑसिलेशन में बता देंगे, पिट जाओगे, हिंदी नहीं पूछ रहा उससे, ये नहीं बताओ इस सवाल में स्मॉल ऑसिलेशन का क्या मीनिंग है? ये जो डिस्प्लेसमेंट है x that is very very less as compared to distance radius, समझे? स्मॉल ऑसिलेशन का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर इस मास को बहुत ज्यादा दूर ले जाके छोड़े तब भी वापस तो आएगा, जरूर आएगा, ऑसिलेशंस भी होंगे, लेकिन वो स्मॉल नहीं आएगा। पक्का? तो क्या स्मॉल ऑसिलेशन लिख के मैंने ये कह दिया कि ये ऑसिलेशन सेंटर के आसपास ही हो रहे हैं, और सेंटर के आसपास जब ये पार्टिकल होगा तो सेंटर के आसपास बताइए फील्ड का फॉर्मूला क्या पड़ा है? जी एम बाई आर क्यूब इनटू, तो इस फील्ड में इस वाले एम नॉट मास पे फोर्स कितना लगेगा? एम नॉट की तो जी एम एल नॉट अपॉन आर क्यूब इनटू एक्स, एफ का जी एम एम नॉट बाई आर क्यूब इनटू एक्स। अब कितने लोग सहमत हैं ये एसएचएम होगा? एसएचएम सारे ऑसिलेशन एसएचएम नहीं होते, सिर्फ कौन से ऑसिलेशन एसएचएम होते हैं? जिनमें फोर्स एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो जैसे इसी सवाल में मैं इस पार्टिकल को काफी दूर ले जाके छोड़ दूं फिर लौट के आएगा, ऑसिलेशंस तो होंगे, क्या उन्हें एसएचएम कह पाएंगे? वो एसएचएम वो सिर्फ क्या कह जाएंगे? ऑसिलेशन। लेकिन अगर सेंटर के आसपास ही ऑसिलेशन हो रहे हैं उनको हम क्या कहेंगे? क्यों क्या कह रहे हैं एसएचएम? उस रीजन में जो फोर्स आ रहा है दैट इज लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। ना तो एसएचएम इक्वल टू kx होता है कि नहीं? f इक्वल टू kx हो जाता है तो कभी एसएचएम होता है, और अगर x इक्वल टू kx स्क्वायर हो गया तो
वो ऑसिलेशन फिर SHM वो सिर्फ क्या कहे जाएंगे वो फिर SHM इसमें प्रूव कर देगा SHM। इसके बाद देखो क्या करते हैं, इसका एक्सीलरेशन पता करेंगे, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। मास किसका? पार्टिकल का। इनका मतलब ऑसिलेशन कौन कर रहा है? कितना आएगा? Gm/r³ into x। अब इस एक्सीलरेशन को किससे कंपेयर कर देते हैं? J = ω²। याद करो SHM में ऐसा आता है कि नहीं? A = ω²। ओमेगा कितना मिल गया? Gm/r। क्या हम ओमेगा से टाइम पीरियड ढूंढवाते हैं? 2π टाइम पीरियड है 2π√r। ये आ गया टाइम पीरियड। स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए जो टाइम पीरियड होगा उसका, ठीक है। ये हो गई रूट की एक्सिस पर ग्रेविटेशन, ठीक है। और इसका ग्राफ भी बनेगा और कुछ स्पेशल केस। और ये बड़ा कॉमन सा सवाल होता है, उसमें भी पढ़ा था हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले केस। उसमें थोड़ी सावधानी रखनी होती है। जैसे ये रिंग तो पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज लेंगे, इसे इधर ले जाएंगे तो लौट नहीं आएगा, फिर ऑसिलेशन है। दोनों पॉजिटिव ले लिए जाएंगे, दोनों नेगेटिव, तो ऑसिलेशंस एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव तब लौट गया, फिर बनेगा ये सब। ठीक है, ऐसे ही किया था, रिंग को पॉजिटिव लिया था और इस पार्टिकल को नेगेटिव लिया, तब ये वापस आ गया। ठीक है, समझ गए। अब लिखेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू इन हॉलो स्फीयर। अच्छा डिस्क ही लिखना चाह रहे हो, डिस्क ही लिख लो, पहले सीक्वेंस में लिखेंगे। देखो ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू डिस्क। डिस्क के लिए डेंसिटी कौन सी होगी मैंने ये बताया, सरफेस वाली बनती है। तो वहाँ कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, यहाँ क्या कहेंगे सरफेस चार्ज। बनाते हैं तो डिस्क और रिंग में अंतर तो जानते ही हैं। बनती तो एक जैसी नहीं लेकिन अंतर होता है। ये डिस्क की एक्सिस, ये सेंटर है, m मास और r इसकी रेट। तो सिग्मा देखो सिग्मा लिख रहा हूँ, m अपॉन पाई r स्क्वायर। ये देखो m मास डिस्क के कितने एरिया में? पाई। ठीक है। अब यहाँ इसके सेंटर से यहाँ पे पॉइंट लिया जा रहा है x डिस्टेंस, तो सेंटर से x डिस्टेंस को ये भी था। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताओ पहले क्या है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाय 1 माइनस x अपॉन 100। ठीक है, इसी से जब हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का भी याद हो गया, साथ में इसका भी बन गया। कैसे बनेगा ये एप्सिलॉन नॉट को हटाएंगे, बताया ना है a की जगह a क्या होता है 1/4 इसकी जगह पे क्या लिख रहे हैं? एप्सिलॉन नॉट की जगह पे क्या आएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट की जगह पे 1/4 ऊपर जाके 2 पाई जी आएगा। तो फील्ड क्या बनेगा 2 पाई जी सिग्मा और बाकी सब ग्रेविटेशन और डायरेक्शन ऑफ टुवर्ड्स द अब इसी में r को अगर इंफिनिटी रख दें, r को इंफिनिटी कर दें तो ये क्या बन जाएगी लार्ज सी।
यानी डिस्क की ही रेडियस काफी बड़ी करना है तो वो लार्ज शीट नहीं बनेगी। लार्ज शीट का क्या मतलब है, इसका साइज बहुत ज्यादा हो, ठीक है। तो इसी से लार्ज शीट, जैसे यहाँ ये चार्ज वाले इलेक्ट्रिक फील्ड वाले लार्ज शीट बनाए, तो यहाँ आर के लिए क्या रखेंगे, इन्फिनिटी। तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी ये पूरा क्या देता है, जीरो। तो 1 माइनस जीरो 1 क्या जाता है, सिग्मा। लेकिन इसकी लार्ज शीट बनाएंगे मास वाली, तो ये सब ये जीरो हो जाएगा, 1 माइनस जीरो 1, तो क्या बचेगा, ठीक है। ग्रेविटेशन फील्ड ड्यू टू लार्ज शीट, ग्रेविटेशन फील्ड ड्यू टू लार्ज शीट। लार्ज शीट एक्चुअली तो ऐसी होगी, जैसे इस तरीके से ना, ये वाली साइड इंफिनिटी तक जाएगी, ये भी इंफिनिटी, ये भी इंफिनिटी, ये भी सारी डायमेंशन। लेकिन जनरली सवाल में से जो ऐसे रखो, जैसे कोड के प्लेन पे परपेंडिकुलर ऐसे रख दो, ऐसे मिल जाएगा। पतली सी सीट है, ये रख दो, ऐसे रखिए और यहाँ लिख देंगे सिग्मा। इस जगह इस कितनी होगी, और किधर आएगी 2πg, और यहाँ भी 2πg इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉसिबिलिटी बनती है, प्लस सिग्मा है तो आगे और माइनस सिग्मा है तो माइनस सिग्मा कैसे रिजल्ट अट्रैक्टिव नेचर है, टुवर्ड साइड में बनती है, यूनिफॉर्म फील्ड हो जाती है, डिस्टेंस पर डिपेंडेंट नहीं। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड इन हॉलो स्फीयर, अंकल नहीं है, उनका लड़का है। ग्रेविटेशनल कोक में फील्ड से कह दो ना। इन हॉलो स्फीयर, इन हॉलो स्फीयर। अच्छा, इन हॉलो स्फीयर के लिए डेंसिटी कौन सी होगी, सिग्मा ही होगी। अंदर तो खाली हो, तो सारा मास कहाँ होगा, वॉल्यूम में तो कुछ नहीं, हवा है। इन हॉलो स्फीयर ऐसे ही बनाया जाएगा इसमें, तो सेंटर है इसका, रेडियस ऑफ मास है, एट सेंटर, सेंटर का मतलब स्मॉल आर, सेंटर से जो डिस्टेंस है वो फील्ड इनसाइड, इनसाइड का मतलब है इसके अंदर ही कोई पॉइंट दिया जाए स्मॉल आर डिस्टेंस पे, स्मॉल आर कैपिटल आर से कम है तो इनसाइड हो जाए, ये फील्ड भी इन हॉलो स्फीयर अगर है तो उसके सेंटर से लेकर सरफेस तक अंदर हर जगह पे फील्ड जीरो, ठीक है। लेकिन अगर फोन बाहर चला जाए आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब है सेंटर से जो डिस्टेंस है स्मॉल आर वो रेडियस से ज्यादा हो, तो बाहर वाले पॉइंट के लिए अपन क्या मानते थे, इसका सारा मास कहाँ पर रखा हुआ है, सेंटर पॉइंट मास की तरफ, तो सेंटर से कितनी डिस्टेंस होगी, आर, तो पॉइंट मास का फॉर्मूला लगाते हैं G/R, जी और टोटल मास आर, ठीक है। और अगर सरफेस की बात करें, कैपिटल आर, दैट सरफेस, सरफेस का मतलब है जस्ट आउटसाइड, है ना, सरफेस का मतलब है ये पॉइंट है, इसको देखो ऐसे कैसे लगा
के नजदीक ऐसे लाते 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 ये आर कम होगा भी नहीं, कम होते तो जैसे ही सरफेस पे पहुंचे तो स्मॉल आर की वैल्यू किसके बराबर होगी, स्मॉल आर को कैपिटल आर रख देंगे इस वाले फॉर्मूले में, तो ये आ जाएगा जी एम अपॉन। तो ध्यान से देखें कि ये फील्ड सबसे ज्यादा होगी, अंदर तो जीरो है तो बाहर आर बढ़ता जाएगा तो घटती जाएगी ये फील्ड। इसको याद आ गया स्मॉल आर का डी का ग्राफ है, तो सेंटर से लेकर सरफेस तक तो ग्राफ जीरो ही रहेगा, और जैसे ही सरफेस में पहुंचे तो एकदम से बढ़ते ग्राफ यहाँ फैल जाएगा मैक्सिमम लेवल। कितनी वैल्यू जी एम बाई, उसके बाद अगर आर और बढ़ाएंगे तो आउटसाइड हो जाएगा, आउटसाइड की फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर दी जाएगी आउटसाइड। यस सर, ऐसा ग्राफ इन होगा स्क्वायर के लिए ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, सेंटर पे जीरो और सेंटर से लेके सरफेस तक अंदर कहीं भी पॉइंट ले जाओ, अंदर वाले सारे पॉइंट्स के फील्ड बाहर वाले भी जमीन फील्ड आती जी एम बाई आर स्क्वायर। ग्रेविटेशन फील्ड इनटू सॉलिड स्फीयर, ग्रेविटेशनल फील्ड इनटू सॉलिड स्फीयर। अब इसमें दो केस लेने की जरूरत नहीं, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग, ठीक है, तो मीनिंगलेस बात हो जाती है। ऐसा नहीं कहीं कंडक्टिंग का सारा मास सरफेस फट है, मास कम हो जाएगा, तो इसमें सॉलिड स्फीयर कह दिया बस इतना ही होगा, ठीक है। तो अब इसमें डेंसिटी कौन सी आने वाली है, ओ ये है सॉलिड स्फीयर, सेंटर सी, रेडियस आर, टोटल मास एम, तो डेंसिटी बनेगी हो मास एम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 4/3 पाई, एम मास 4/3 पाई आर की वैल्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करो, ठीक है। यस सर, इसका आपको याद होगा आउटसाइड का फॉर्मूला तो वही रहता है जी एम बाई आर, सरफेस वाला वही रहेगा स्मॉल आर v इक्वल टू एम बाई कैपिटल आर, ठीक है। इनसाइड वाला देखो इनसाइड स्मॉल आर लेस देन कैपिटल, इनसाइड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या था यहाँ के क्यू बाई कैपिटल आर की ऊपर स्मॉल आर, ये क्या बन जाएगा जी एम बाई कैपिटल आर इनटू स्मॉल आर, अंदर फील्ड का वेरिएशन लिखने रहेगा, और इसी में स्मॉल आर को जीरो लग जाएंगे, सेंटर को पहुंच जाएंगे सेंटर, तो सेंटर से लेकर सरफेस तक ई प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, यानी लीनियर वेरिएशन साइड टू लाइन ई और स्मॉल आर का ग्राफ, तो सरफेस तक का ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन, तो सरफेस वाली फील्ड में मैक्सिमम होगी, तो उसके बाद देखिए आउटसाइड यहाँ भी फील्ड सबसे ज्यादा कौन सी है, सरफेस वाली, करंट